टच द स्काई विद ग्लोरी, दिस इज द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना का यह मोटो श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, उनके विराट स्वरूप से प्रकाश निकल रहा होता है और वो प्रकाश आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा होता है, और वहीं से इस मोटो को लिया गया है। भारतीय वायुसेना को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायुसेनाओं में से एक माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने कई ऐसे मिशन को अंजाम दिया है जिन्हें सफल कर पाना बहुत मुश्किल था, पर भारतीय वायुसेना के पायलट्स की काबिलियत और अधिकारियों के कौशल ने उन सारे मिशन को सफल बनाया है। आज हम भारतीय वायुसेना की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि भारतीय वायुसेना काम कैसे करती है। पर उससे भी बड़ा क्वेश्चन जो आप सभी के मन में होगा कि भारतीय वायुसेना के अंदर फाइटर पायलट कैसे बना जाता है। अगर हमें फ्लाइंग ब्रांच मिल भी गई है इंडियन एयरफोर्स में, तो यह कैसे तय किया जाएगा कि हम कौन सी यूनिट में जाएंगे? हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जाएंगे, हेलीकॉप्टर यूनिट के अंदर जाएंगे, या फाइटर यूनिट के अंदर जाएंगे? यह कैसे तय किया जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय वायुसेना की हिस्ट्री की। देखिए, भारतीय वायुसेना जो आज इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानी जाती है, इसका गठन 1932 में अंग्रेजों के जमाने में किया गया था। 8 अक्टूबर 1932 को जब इसका गठन किया गया, तब इसे कहा जाता था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय यह ब्रिटिश सरकार के अधीन थी और ब्रिटिश सरकार के लिए ही काम करती थी। इसे ब्रिटिश एयरफोर्स के एक हेल्पिंग विंग की तरह डेवलप किया जाना था, ताकि इसमें इंडियन एयरफोर्स के या इंडियन ऑफिसर्स को भी भर्ती किया जा सके जो कि वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद करें। इसके बाद 1933 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स की पहली स्क्वाड्रन को कमीशन किया गया। इस स्क्वाड्रन में 5 भारतीय पायलट्स भी थे, जिसमें से एक थे सुब्रतो मुखर्जी, जो कि आगे जाके भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख बने और इन्हें फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी, जिनकी रैंक है एयर चीफ मार्शल। ये एक 4 स्टार रैंकिंग अधिकारी होते हैं जो कि भारतीय वायुसेना के चीफ होते हैं। इनसे ऊपर भी रैंक होती है, पर यह रैंक आज तक सिर्फ एक व्यक्ति को मिली है, जो है अर्जन सिंह जी। अर्जन सिंह जी वो पहले व्यक्ति हैं जो कि भारतीय वायुसेना के अंदर मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स के पद पर विराजमान रहे हैं। ये एक 5 स्टार रैंकिंग होती है और आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति इस पद के ऊपर विराजमान रहे हैं, वो है अर्जन सिंह जी। अर्जन सिंह जी का योगदान 1965 के वॉर में बहुत ही बढ़िया था, बहुत ट्रेमेंडस इनका योगदान था। इस योगदान के लिए इन्हें कई बार याद भी किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो एयरफोर्स के जो प्रमुख होते हैं, इन्हें चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी कहा जाता है। इनके अंडर कई विंग्स होते हैं, कई डिपार्टमेंट्स होते हैं और कई डिपार्टमेंट्स के अधिकारी इनके अंडर काम करते हैं। जैसे बात की जाए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, एयर ऑफिसर इंचार्ज पर्सोनल, एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस, एयर ऑफिसर्स इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन एंड डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी। ये सारे व्यक्ति रिपोर्ट करते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ को। ये पॉइंट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब बात कर ली जाए इंडियन एयरफोर्स के कमांड्स की। इंडियन एयरफोर्स के टोटल 7 कमांड हैं, जिसमें से 5 कमांड्स ऑपरेशनल है और 2 कमांड फंक्शनल है। फंक्शनल कमांड्स की ड्यूटी ये होती है कि जितने भी ऑपरेशन कमांड्स हैं उन्हें अप टू डेट रखें, उन्हें तैयार रखें, ताकि जब भी जरूरत पड़े इन ऑपरेशन कमांड्स का यूज किया जा सके। तो फंक्शनल कमांड्स बेसिकली ऑपरेशन कमांड्स को मेंटेन करने का काम यहां पर करते हैं और टोटल 7 कमांड्स भारतीय वायुसेना के हैं। अब सबसे बड़ी बात कि भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कैसे किया जा सकता है। देखिए, भारतीय वायुसेना कई अलग अलग विंग्स के अंदर काम करती है। हम अगर बात की जाए कि जैसे यहां पर फ्लाइंग विंग की फ्लाइंग ब्रांच है, यहां पर टेक्निकल ब्रांच है, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है, हर ब्रांच के अंदर आप अलग अलग पद के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्लाइंग ब्रांच में आपके पास होते हैं फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर्स। टेक्निकल ब्रांच के अंदर ऑप्शंस होते हैं आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ग्राउंड ड्यूटी की बात की जाए, जो कि काफी अच्छी ब्रांच है और ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अगर आपका बैकग्राउंड नॉन पीसीएम भी है तो भी आप इस ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, अकाउंट्स ब्रांच, लॉजिस्टिक ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच एंड मेट्रोलॉजी ब्रांच। इन सारी ब्रांच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब किस किस तरीके से कर सकते हैं? वैसे तो काफी सारी एग्जाम्स इंडियन एयरफोर्स की होती है, पर 3 एग्जाम्स इसमें प्रमुख है। पहली है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि आप 12th एग्जामिनेशन के बाद दे सकते हैं। दूसरी है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और तीसरी है एएफसीएटी, मतलब एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि काफी पॉपुलर एग्जाम है। इन तीनों एग्जाम्स के थ्रू आप भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है, मान लीजिए आपने इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन कर लिया है,
अब ये कैसे तय होगा कि आप फाइटर जेट्स उड़ाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे या हेलीकॉप्टर्स उड़ाएंगे? मतलब ये कैसे तय किया जाए कि आप राफेल उड़ाने वाले, C-17 को उड़ाने वाले या फिर आप अपाचे को उड़ाने वाले? देखिए, मेजरली इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। आपके फर्स्ट टर्म के कंप्लीट होने के बाद सेकेंड टर्म में तय किया जाएगा कि आप इन तीनों में से किस ब्रांच को ज्वाइन करने वाले। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके इंस्ट्रक्टर का फीडबैक। आपके इंस्ट्रक्टर जो कि फर्स्ट टर्म में आपके साथ होते हैं, उन्हें पता होता है कि आपके अंदर की कमियां क्या हैं, आपके अंदर की खूबियां क्या हैं, और वही सबसे अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि आप किस जगह के लिए फिट होते हैं। तो जो सबसे पहला पैरामीटर यहां पर होता है वो होता है आपके इंस्ट्रक्टर का फीडबैक। दूसरा होता है यहां पर वैकेंसीज। ये भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज है। अगर वैकेंसीज कम हो तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, वैकेंसीज ज्यादा हो तो कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है। बट यहां पर वैकेंसीज भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और तीसरा पर बहुत इंपॉर्टेंट वो है आपका परफॉर्मेंस। पहले टर्म के दौरान आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। परफॉर्मेंस के बेस पर यह देखा जाता है कि किस कैडेट को कौन सी ब्रांच दी जानी चाहिए, और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप सूट किस ब्रांच के लिए होते हैं। आपका परफॉर्मेंस दिखा देता है कि आप किस जगह के लायक हैं या कहां पर आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो ये 3 मेजर पैरामीटर्स यहां पर होते हैं। आगे बात कर ली जाए, अब जब परफॉर्मेंस की बात की जा रही है तो एक फाइटर पायलट के अंदर क्या देखा जाता है, कौन सी वो 4 मेजर क्वालिटीज होती हैं। देखिए, सबसे पहली मेजर क्वालिटी होती है क्विक डिसीजन। एज अ फाइटर पायलट आपके डिसीजंस आपको बहुत जल्दी लेने पड़ते हैं। आप सभी समझते हैं कि जब आप एक जेट के अंदर सवार होते हैं तो समय काफी तेजी से निकलता है, आप डिसीजंस में जरा भी डिले नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई ये देखा जाता है कि कौन सा व्यक्ति कितनी जल्दी डिसीजन लेता है, पर वो डिसीजंस का सही होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। दूसरा होता है इसमें कामनेस। आप कितने काम हैं, आप प्रेशर में भी कितने काम होते हैं, बिकॉज जब तक आप काम नहीं होंगे तब तक आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और इसी चीजों को आपके इंस्ट्रक्टर पहले टर्म के दौरान ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद आता है आपका रिएक्शन टाइम। आप कितने टाइम में रिएक्ट करते हैं। देखिए, रिएक्शन टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब आप वॉर के अंदर होते हैं तो आपके रिएक्शन टाइम का ज्यादा ले लेना, या किसी डिसीजन को लेने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपने ले लिया, रिएक्ट करने में आपने ज्यादा टाइम ले लिया, तो वो बात बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। तो आपका रिएक्शन टाइम कितना है ये भी देखा जाता है। और अंत में आता है सिचुएशन अवेयरनेस। आप अपने आसपास के सिचुएशन से कितने अवेयर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका ध्यान कहीं और है, आपको पता ही नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है। ये देखना भी बहुत जरूरी होता है, और ये सारी चीजें इंस्ट्रक्टर को पता लग जाती है जब वो पहले टर्म में आपके साथ होते हैं। तो ये 4 क्वालिटीज होती हैं। अब रैंक्स की बात कर ली जाए तो कमीशन होने के बाद जो पहली रैंक आपको मिलती है वो होती है फ्लाइंग ऑफिसर की। उसके बाद आप फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, और इसी तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ते जाते हैं। अगर आपको यह लगता है कि इंडियन एयरफोर्स सिर्फ और सिर्फ फाइटर प्लेन्स के बारे में है तो यह बिल्कुल गलत है। भारतीय वायुसेना की अपनी खुद की एक स्पेशल फोर्स यूनिट भी है। जी हां, यहां पर मैं बात कर रहा हूं गरुड़ कमांडोज की। हालांकि जितनी भी हमारी स्पेशल फोर्सेस यूनिट है, चाहे हम पैरा कमांडो की बात करें, मार्कोस की बात करें, गरुड़ फोर्सेस उसमें से सबसे नई है। 2004 के अंदर इसका गठन किया गया है। कश्मीर के अंदर जब एयरफोर्स के बेसिस के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को यह जरूरत महसूस होने लगी कि उनकी खुद की एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और 2004 में इस यूनिट का गठन किया गया। इस यूनिट की एक स्पेशल बात यह है कि आपको गरुड़ कमांडो बनने के लिए पहले एयरफोर्स को ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। जैसे कि पैरा कमांडोज और मार्कोस में इस तरीके से होता है कि आपको पहले या तो आप नेवी ज्वाइन करिए या आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करिए, उसके बाद आप उन कमांडो यूनिट्स के अंदर जा सकते हैं। बट गरुड़ कमांडो बनने के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये एक इसकी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, जितनी भी स्पेशल फोर्सेस यूनिट है, गरुड़ कमांडो की बेसिक ट्रेनिंग सबसे लंबी होती है, और पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो वो 3.5 से 4 साल तक की होती है। गरुड़ कमांडो सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर भी अपनी सेवाएं देते हैं, और कई ऑपरेशंस को इन्होंने अंजाम दिया है। इसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स इंटीग्रेटेड स्पेस सेल के लिए भी काम करती है। हालांकि इस सेल के लिए भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और इंडियन आर्मी तीनों ही काम करती है। डीआरडीओ के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाता है, और उसी के डेवलपमेंट के लिए यह सेल काम करती है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना का एक डिस्प्ले यूनिट भी है, जिन्हें हमारी भारतीय वायुसेना की 2 डिस्प्ले टीम्स है। पहली है हमारी इंडियन एयरफोर्स की
सूर्य किरण, और दूसरी है हमारी यूनिट, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसका नाम है सारंग। ये एक हेलीकॉप्टर यूनिट है और HAL ध्रुव को मॉडिफाई करके ये एरोबेटिक्स दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि हवा के अंदर कई तरह की करतब किए जाते हैं, कई प्रदर्शन किए जाते हैं। तो ये दोनों यूनिट्स भी भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर भी हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। तो ये थी हमारी इंडियन एयरफोर्स, जिसके बारे में आज हमने बात करी है। आप सभी भी बहुत मेहनत करके भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।